आपको बताया गया है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई सपोज कर लो, मैं चार्ज के केस में डिस्कस कर देता हूं, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, दोनों अगर क्यू चार्ज है तो नेट थर्ड चार्ज जो होगा वो एग्जैक्टली बीच में रखोगे तो आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगा। पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये बताने के लिए हमें थर्ड चार्ज को मूव करा के देखना होगा। अगर मैं थर्ड चार्ज को लेफ्ट, सॉरी मैं राइट मूव करा के देखता हूँ, थर्ड चार्ज को मैं इधर थोड़ा सा मूव करा के देखा तो क्या होगा? क्या ये वापस अपने जगह पे आने की कोशिश करेगा? देखते हैं। देखो जैसे जैसे ये इधर आएगा, पहले मैं फोर्स का डायरेक्शन देख लेता हूं। इसके कारण यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन रिपल्सिव, इसके कारण यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन रिपल्सिव, ठीक है। अब मैं जब इस पार्टिकुलर पॉइंट से मैं राइट लेके जा रहा हूं तो ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये वाला फोर्स कम हो जाएगा, सॉरी ये वाला फोर्स रिपल्सिव, ये वाला फोर्स है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है यहां आने के बाद ये वाला घट जाएगा और ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब राइट वाला फोर्स बढ़ेगा जब आप इसको इधर राइट में शिफ्ट करोगे चार्ज को, तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा और ये वाला फोर्स घट जाएगा। मतलब थर्ड चार्ज की कोशिश यही रहेगी कि वापस आए। मींस फोर्स, नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा होगा, पर मूवमेंट किधर हो रहा होगा? राइट में। तो वो कुछ देर के बाद क्या करेगा? अपने वेलोसिटी को जीरो करेगा, फिर जीरो करने के बाद वापस अपने पोजीशन पे आएगा, फिर वो लेफ्ट साइड में जाएगा, फिर वो वापस आएगा। क्योंकि यहां से आप अगर लेफ्ट साइड भी जाते हो तो इधर वाला जो फोर्स होगा, इस डायरेक्शन वाला जो फोर्स होगा वो घट जाएगा और इधर वाला फोर्स बढ़ने लगेगा। तो सिंपल ये एसएचएम का कंडीशन हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये चार्ज ऑसिलेट करेगा इस तरह से। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को आप बोलोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने अभी जो बोला कि थर्ड चार्ज का लोकेशन का होना चाहिए, उस पार्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच करके आप उसे मूव करा के देखोगे, लेफ्ट या राइट, अप या डाउन। अगर आप लेफ्ट मूव करा के देखते हो, अगर वापस अपने जगह पे आ जाता है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, ठीक है। अब इसी चार्ज पे फिर से कंसेंट्रेट करते हैं। अभी मैंने इधर ऐसे मूव करा के देखा तो देखा कि ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। अगर मैं इसी चार्ज को इस तरह से मूव कराऊं वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मूव कराया जाए, अब सपोज कर लो यहाँ पे थर्ड चार्ज पहुंच गया, ये पॉजिटिव, तो इसके कारण यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव लगेगा, इसके कारण यहाँ पे भी फोर्स रिपल्सिव लगेगा। तो आप देखो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो तो कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे का, लेकिन दोनों का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो एड अप हो जाएंगे और इस थर्ड चार्ज को और ऊपर लेके जाएंगे। मतलब ये वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने वाला नहीं। तो एक ही जगह पे स्टेबल भी है, अनस्टेबल भी है। डिपेंड किस पे कर रहे हैं हम, मूव किस डायरेक्शन में करा रहे हैं। अगर मैं अलोंग द लाइन, अलोंग द चार्ज मूव करा रहा हूं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है, और वर्टिकल लाइन में अगर मैं चार्ज को मूव करा रहा हूं तो वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? आपने डिस्प्लेस करा, वो वापस अपने ही जगह पे रह गया, दूसरा जगह ही उसका नया इक्विलिब्रियम पोजीशन बन गया, तो वो इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये आप नोट कर लो अपने लैंग्वेज में, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। खुद के लैंग्वेज में लिखो। सर हाँ एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। ये वाला, हाँ चलो देखो पूरा फिर से स्टार्टिंग से कर दूं। पल्लवी बोल रही है। नहीं सर ये इक्विलिब्रियम टाइप्स ऑफ। हाँ हाँ हाँ, यही यही यही। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखना दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग मैंने बोला कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो ये दो चार्ज रखे हुए Q और Q, तो नेट फोर्स एग्जैक्टली बीच में, यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करोगे, जैसे मैंने पहले सिखाया नेट इक्विलिब्रियम के लोकेशन मालूम करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा L/2, एग्जैक्टली बीच में आएगा, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। ये थर्ड चार्ज का लोकेशन हो गया। अब यहां पे हमें चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। कैसे चेक करेंगे? तो आप इस थर्ड चार्ज को मूव करा के देखोगे। अब मूव कराने के भी दो डायरेक्शन, या तो आप ऐसे मूव करा सकते हो, अलोंग द चार्जेस मूव करा सकते हो, या वर्टिकल लाइन में मूव करा सकते हो, ऐसे। तो जब आप इस चार्ज को अलोंग द चार्ज मूव करा रहे हो, तो देखो इस चार्ज से इसकी दूरी बढ़ेगी, यहां से इसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, ठीक है, और इसका डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। ये कैसा फोर्स लगाएगा इस पर? रिपल्सिव। मतलब ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को पीछे की तरफ धक्का देगा, मतलब ये अपने तरफ आने देना नहीं चाह रहा है। तो क्या कर रहा है, ये चार्ज आगे जा रहा है, आपने इधर इसको मूव कराया, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किधर रहेगा? इधर, क्योंकि नेट फोर्स इधर ही ज्यादा रहेगा, राइट डायरेक्शन में, सॉरी लेफ्ट डायरेक्शन में। मूवमेंट आपने राइट में कराया है, नेट फोर्स लेफ्ट में ज्यादा है, तो क्या करेगा? धीरे धीरे अपने वेलोसिटी को जीरो करेगा। एक ऐसा जगह आएगा जहां पर नेट को उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो डायरेक्शन बदल के वापस इधर लेफ्ट में भी जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा। ये क्या करेगा एक्चुअली में? SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई भी थर्ड चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस होने के बाद वापस अपने पोजीशन पे आता है, तो उस इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन अगर यही चार्ज को मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करा दूं, जैसे सपोज कर लो यहाँ से ऊपर गया वो, तो ऊपर जाने पे क्या होगा? यहाँ पे देखो थर्ड चार्ज पहुंच गया, तो इसके कारण यहाँ पे रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा, और इस चार्ज के कारण भी यहाँ पे रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगेगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये थर्ड चार्ज का जो नेट फोर्स लगेगा ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो नीचे की तरफ नेट फोर्स नहीं आ रहा है। तो ये थर्ड चार्ज कभी भी अपने पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता। तो अगर आपने वर्टिकल में मूव कराया तो ये वापस नहीं आएगा, मींस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस डायरेक्शन वाले मूवमेंट में स्टेबल इक्विलिब्रियम, यही चीज है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा, अगर आपने डिस्प्लेस करा और ऑब्जेक्ट या चार्ज नया इक्विलिब्रियम पोजीशन गेन कर लिया, तो वैसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप SHM ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो कुछ क्वेश्चन हम उस पर भी कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टाइम पीरियड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे भी दूसरा चार्ज है Q। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे कैपिटल Q ले लो और इसका मास M ले लो, छोटा m। इस थर्ड चार्ज को मैं मूव कर रहा हूं इधर, ऐसे एकदम छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया इसको x, टोटल डिस्टेंस आप सपोज कर लो 2l। ये आसान हो जाएगा 2l लेने से, क्योंकि ये भी l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस कैपिटल Q चार्ज along line joining the two charges.
it oscillates about equilibrium position. Find time period of oscillation. टाइम पीरियड क्या होगा? ट्राई करो। SHM पढ़ाया गया है आपको। सॉल्व हुए? बस हो रहा है सर। हाँ, ओके ओके। सर एक्स बहुत छोटा है ना? हाँ, बहुत छोटा है। सर टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m by m 4 k क्यों नॉट? के q नॉट q ऊपर में एल क्यूब आएगा। ऊपर में नीचे एल में क्यूब के आएगा। हाँ, ऊपर में एल क्यूब आएगा। 4k क्यू नॉट कहाँ है ना, छोटा सा दोनों जिसको आप अरे वो बड़ा वाला क्यू जिसको आप डिस्प्लेस कर रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, 4k क्यू ऐसा। हाँ सर। ये क्यू नॉट नहीं है, कैपिटल क्यू ही है। हाँ, सही लग रहा है। सबका गया क्या कि सॉल्व करूं? आ गया सर। किसी का नहीं आया तो बता दो, मैं सॉल्व कर देता हूं। चलो, किसी का जवाब नहीं आ रहा, मतलब सबसे सॉल्व हो गया। अब आप इस थर्ड चार्ज को ध्यान से देखना, मैं माइनस साइन कर देता हूं और इसको अब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसको आप चाहो तो y ले लो। y बहुत छोटा है, y इज वेरी वेरी लेस देन l या 2l, ऐसा लिख सकते हो। अब इसे वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया जा रहा है और यहाँ निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज होने से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ही बनेगा। प्लस पॉजिटिव क्यू था यहाँ पे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाने से
ये अनस्टेबल शो कर रहा था, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव शो करेगा, स्टेबल शो करेगा। तो आपको बताना है यहाँ पे भी टाइम पीरियड कितना, फटाफट ऐसे एकदम फटाफट जवाब देते रहो, मजा आ जाएगा एकदम। अभी एकदम बेसिक चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम फोर्स अच्छे से शुरू भी नहीं किए, अभी और पढ़ेंगे फोर्स, वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, पेंडुलम प्रॉब्लम। वाई हाइट यहां से ऊपर लेके गए हैं, वाई बहुत छोटा है एल के कंपैरिजन में। बोलो देखो कभी भी मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसलिए। जैसे एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज -Q है, दोनों के बीच का गैप R है, तो आप फोर्स का वैल्यू लिखते कितना हो? सबसे पहला चीज कि अगर ये दोनों अपोजिट नेचर का है तो फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आएगा, ऐसे देखो अट्रैक्टिव नेचर। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो KQ²/R² ही होगा। ये माइनस साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस साइन वो डायरेक्शन में यूज हो जाएगा। माइनस साइन को आप मैग्नीट्यूड में काउंट नहीं करोगे, ऐसा नहीं लिखना है K × Q × -Q/R², नहीं, KQ²/R²। ये जो माइनस साइन है वो डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाएगा, तो वो अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव। अगर पॉजिटिव होता तो फोर्स का डायरेक्शन देखो इधर और इधर होता, तो डायरेक्शन में एडजस्ट हो जा रहा है वो पॉजिटिव। अगर निगेटिव आया है तो ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव नेचर का हो जा रहा है। तो डायरेक्शन हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके, तो ये ध्यान में रखना। एकदम सिली मिस्टेक यहाँ पे लोग करते हैं। देखो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे Q है, यहाँ Q है। हाँ बोलो आंसर। ऑप्शन ए 2 पाई √, √, हाँ ml³
MLQ by 2K by 2QQ। 2QQ 2KQQ ऐसा। हाँ हाँ सही है। और किसी का आया ये? हाँ सर सेम था। सेम है तो बोले क्यों नहीं पहले? सर मैं ही तो पहले चालू वेट किया कर था। रहे। अच्छा, और बहुत लोगों से नहीं हुआ शायद। सॉल्व कर दूं? चलो मैं एक सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे हमने चार्ज रखा था -Q। ये जब डिस्प्लेस हो रहा है तो ये सपोज कर लो यहाँ पे है अब -Q। ये लेंथ है L, ये भी लेंथ है L, ये है Y। तो देखो ध्यान से, -Q चार्ज पे इसके कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इसके कारण भी अट्रैक्टिव लगेगा। मतलब नेट फोर्स आप जब कैलकुलेट करोगे तो किस डायरेक्शन में, सपोज कर लेते हैं ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल होगा थीटा। इधर के फोर्स, अगर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आएगा KQ² बाई, ये लेंथ निकालना होगा आपको। ये लेंथ कितना, ये लेंथ होता है L² प्लस Y² का अंडर रूट, ये लेंथ है यहां से यहां तक, सेम लेंथ ये भी होगा। तो इसका स्क्वायर करना है हमें, तो स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो इधर आएगा L² प्लस Y²। ये हो गया फोर्स का वैल्यू, और यहाँ पे भी फोर्स का वैल्यू वही सेम, KQ² बाई L² प्लस Y²। अब आप इसे कंपोनेंट में तोड़ दो, इधर वाला साइन थीटा जाएगा F साइन थीटा, और इधर वाला भी F साइन थीटा ही जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो लगेगा वो होगा 2F cos थीटा, इसका भी F cos थीटा इधर और इसका भी F cos थीटा इधर, तो यही इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस लेके जा रहा है। 2F cos थीटा और F sin थीटा इधर वाला और F sin थीटा इधर वाला कैंसिल हो गए, तो दिस इज योर नेट फोर्स। F का वैल्यू हमें मालूम है तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं KQ² बाई L² प्लस Y²। अब cos थीटा देख लेते हैं, ये थीटा है तो बेस ये है Y, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां लिखोगे आप y डिवाइडेड बाई अंडर रूट L² प्लस Y², दिस इज इक्वल टू F नेट। फिर से एक बार 2KQ² Y डिवाइडेड बाई, यहां देखो पावर 1 है और यहाँ पे पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2, तो ये इसे आप लिखोगे L² प्लस Y² का पावर 3/2। अब यहाँ पे एजम्पशन आपको कर लेना है, देखो y बहुत छोटा है L² के कंपैरिजन में, तो आप यहाँ से y को हटा सकते हो, तो नीचे बचेगा L² का पावर 3/2, 2 कैंसल, नीचे बचेगा LQ, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2KQ² Y डिवाइडेड बाई LQ, ऐसा, दिस इज इक्वल टू F नेट। जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आ जाए, और ये देखो निगेटिव डायरेक्शन में है, निगेटिव y डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हो, यहाँ पे भी माइनस, निगेटिव ऑफ y अगर आ जाता है तो वो SHM करता है, तो आप चाहो तो F नेट इक्वल टू K इंटू y से कंपेयर कर लो। K का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा देखो 2KQ² अपॉन LQ, K इक्वल टू, एक्सेलरेशन के टर्म में लिख लेते हैं K/m, A इक्वल टू K/m इंटू y, ये रख लो K/m इक्वल टू 2KQ² अपॉन MLQ, K का वैल्यू यही है 2KQ² अपॉन LQ, इसी को आप ओमेगा स्क्वायर बोलते हो। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m, अच्छा यहाँ पे कैपिटल Q स्मॉल q, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, कैपिटल Q स्मॉल q,
एक कैपिटल क्यू है, दूसरा स्मॉल क्यू है, तो आप क्यू स्क्वायर मत लिखना, क्यू क्यू ऐसे लिख लो। यहाँ पे भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और इधर भी आ जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये वाला टर्म ऊपर एम एल क्यू डिवाइडेड बाय 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये है आपका टाइम पीरियड। नोट कर लो फटाफट। यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज है कि एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप एल स्क्वायर लिख सकते हो। तो एल स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल होकर नीचे आ जाएगा एल क्यू। टाइम पीरियड के फॉर्मूले में होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के का वैल्यू ये है पूरा, आप यहाँ पे रख सकते हो। उल्टा लिख दिया क्या मैंने? हाँ सही है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। कंप्लीटेड। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो पेंडुलम प्रॉब्लम। अगर पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम है तो उसमें क्या क्या ध्यान देना है? पेंडुलम बेस्ड प्रॉब्लम, ये यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, दोनों का मास m सपोज कर लेते हैं। दोनों का मास m, यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा, लेंथ l लेंथ l। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे जो फोर्स लगेगा वो टेंशन लगेगा, टेंशन T, और इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, F कूलम। F कूलम का वैल्यू कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, अब R स्क्वायर चाहिए। R स्क्वायर मतलब इन दोनों का बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको, तो ध्यान से देखना कैसे निकलेगा डिस्टेंस। ये L है, ये थीटा है, देख लो हाइपोटेनस L है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर वाला साइड है, तो आप लिख सकते हो L साइन थीटा इसे। और सेम ऐसे ही आप ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हो L साइन थीटा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो आप इस R के जगह पे 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये होगा F कूलम। ये एंगल थीटा, तो आप ये वाला भी एंगल थीटा बता सकते हो, ठीक। देखना T का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा T cos थीटा, और अलोंग द चार्ज जो होगा वो T साइन थीटा होगा, और इसके पास मास भी है तो mg नीचे की तरफ लगेगा।
और ये सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ऊपर वाला नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, लेफ्ट वाला राइट वाले को बैलेंस कर रहा है। तो आप दो इक्वेशन लिख लो यहाँ पे, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये इक्वेशन नंबर 1, और T sin थीटा इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। आप देखो अननोन कितने हो सकते हैं इसमें, टेंशन हो सकता है, थीटा हो सकता है, 2 मास हो सकता है, 3 q1 q2 ये भी अननोन हो सकता है, मतलब टोटल 5 यहाँ पे अननोन हो सकते हैं। गिवन क्या क्या था, एल और थीटा गिवन था, ठीक है। अब 5 वेरिएबल यहाँ पे हो सकते हैं और इक्वेशन अपने पास 2 है, तो एटलीस्ट हमें 3 चीज का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अब ये 5 में से कोई भी 3 आपको दे सकता है, याद रखना। आपके पास यही 2 इक्वेशन रहेंगे, 5 वेरिएबल है, 3 उसमें, सॉरी 2 इक्वेशन आपके पास है, तो 3 वेरिएबल का वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड करेगा, आपको खोजना रहेगा। वो मिल गया तो आप आंसर निकाल सकते हो। और पेंडुलम पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये नोट कर लो। फिनिश हो गया क्या? चलो इसके बाद आपका शायद केमिस्ट्री क्लास भी है, तो आज बस इतना ही रखते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अरे हाँ ना तो बोल दो। नहीं है सर। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाय बाय सर। बाय।